पाकिस्तान में आज फिर से इमरान की गिरफ्तारी का ड्रामा चल रहा है। तोशाखाना केस में इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंची है। इस्लामाबाद पुलिस के इमरान खान के घर के बाहर पहुंचते ही सैकड़ों समर्थक इमरान खान के घर के बाहर इकट्ठा हो गए, जहां इमरान समर्थकों और पुलिस को आमने सामने देखा गया। समर्थकों और पुलिस का आमना सामना वहां पर हुआ। इमरान समर्थकों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके बाद पुलिस ने इमरान समर्थकों पर लाठीचार्ज किया और पानी की बौछार की। गिरफ्तारी वारंट लेकर पहुंची इस्लामाबाद पुलिस को लेकर इमरान खान के घर पहुंचने से रोकने की कोशिश भी हुई, लेकिन अब पुलिस ने इमरान खान के घर के गेट को अपने कब्जे में ले लिया है। इन सबके बीच खबर यह है कि गिरफ्तारी के वारंट के खिलाफ इमरान खान की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। समर्थकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब पाकिस्तानी रेंजर्स को भी बुलाया जा रहा है। मतलब किसी भी हाल में आज इमरान खान की गिरफ्तारी की पूरी तैयारी है। तो पाकिस्तान में अभी भी गिरफ्तारी वाला ड्रामा चल रहा है और ये वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जब वहां पर पुलिस बल पहुंची तो किस तरह से इमरान खान के समर्थकों का आमना सामना पुलिस के साथ हुआ। और समर्थकों को इमरान खान ढाल कब तक बनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि आए दिन इस तरह की तस्वीर वहां से देखने को मिलती है। लेकिन कुल मिलाकर हालात ऐसे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। और पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैदर हयात खान, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पर। हैदर, आपसे जानना चाहेंगे कि इमरान खान के समर्थकों को कब तक इमरान खान ढाल बनाएंगे? आज फिर उनके समर्थकों का सामना पुलिस से हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त वाक़ईतन लग ये रहा है कि इमरान खान साहब के जो कारकुनान हैं वो एज ए प्रोटेक्शन शील्ड, ह्यूमन प्रोटेक्शन शील्ड काम कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए। और मैं पहले भी बार बार बता चुका हूँ बहुत से टीवी चैनल्स पे कि रोटेशन में ड्यूटीज लगी हुई हैं जमान पार्क में इमरान खान साहब की रहायशगाह के बाहर, और बहुत दूर दराज इलाकों से लोग आ रहे हैं और इमरान खान साहब की रहायशगाह के बाहर वो वॉलंटरीली ड्यूटी दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से अरेस्ट होने से बचाया जा सके। और आज जो रोटेशन में ड्यूटीज हैं उसमें सुबह जो है वो फॉर इंस्टेंस शेर अकबर आ रहे हैं शेखोपुरा से, तो दोपहर में जो है वो राना जुल्करनैन साहब आ रहे हैं ननकाना साहब से, रात को जो है वो खिजर मजारी साहब आ रहे हैं राजनपुर से। इस तरह दूर दराज इलाकों से लोग आ रहे हैं और वो रोटेशन में ड्यूटीज कर रहे हैं। अभी जो सूरत हाल है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिस वक्त पुलिस एक सीरियस एक्शन लेगी जमान पार्क में, तो इस तरह की सिचुएशन होगी जो अभी आप भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और हम लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं जो हालात हैं। मैं खुद इस वक्त लाहौर में हूँ और अब से कुछ देर पहले मैं इमरान खान साहब की रहायशगाह के करीब से जो है वो होकर आया भी हूँ। वहां पर कारकुनान बड़े चार्ज हैं तहरीक इंसाफ के, लेकिन पुलिस शायद आज मेंटली प्रिपेयर्ड है कि आज किसी भी कीमत के अंदर इमरान खान साहब को अरेस्ट करना है। क्या पॉसिबिलिटीज लग रही हैं आज इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर, और वहां पर इमरान खान के मामले में कानूनी दावपेच अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सके? देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर ये मल्टीपल केसेस हैं। इस वक्त एक केस नहीं है इमरान खान साहब के ऊपर, मल्टीपल केसेस हैं। ये जो स्पेसिफिक केस है जिसके अंदर पुलिस अरेस्ट करने आई है वो तोशाखाना का केस है और इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। अभी इस वक्त इमरान खान साहब की लीगल टीम इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूद है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट वो समाअत करेंगे उनकी अपील के ऊपर, और अब से कुछ देर में समाअत होगी तो फिर पता चलेगा कि कोर्ट की तरफ से इमरान खान साहब को किसी तरह का कोई रिलीफ मिलता है या नहीं। क्योंकि माजी में जब पुलिस ने कुछ अटेम्प्ट्स की थी तो कोर्ट से इमरान खान साहब को रिलीफ मिला था और अल्टीमेटली पुलिस को वापस जाना पड़ा था। अभी जो सिचुएशन है, मुझे पर्सनली ये फीलिंग आ रही है कि शायद इमरान खान साहब को भी अंदाजा हो गया है कि आज पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगी। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे चंद मिनट्स कबल इमरान खान साहब ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने कारकुनान को कहा है कि पुलिस मुझे अरेस्ट करने आ गई है मेरे गिरफ्तारी की सूरत में। इमरान खान की याचिका पर हाईकोर्ट में, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया इधर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखाई, और जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से जुड़े थे हमारे साथ सीधे और जानकारी दे रहे थे कि बहुत मुमकिन है कि आज ही इमरान खान की गिरफ्तारी हो जाए और अब से कुछ ही देर में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान
ने जो याचिका दायर की है उस पर भी सुनवाई शुरू हो जाएगी। तोशा खाना का ये मामला है जिसको लेकर पुलिस आज गिरफ्तार करने के लिए इमरान खान को पहुंची और किस तरह से वहां पर उनके घर के बाहर समर्थक इकट्ठा हो गए वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस से पीटीआई कार्यकर्ताओं की आज भिड़ंत भी हुई। गिरफ्तारी पर भारी हंगामा आज देखने को मिला। लाहौर के जुमा पार्क पुलिस पहुंची थी और कभी भी इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। तो दो तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और बड़ा सवाल यही बन रहा हुआ है कि कब तक इमरान खान अपने समर्थकों को ढाल बनाएंगे, क्योंकि जब जब पुलिस उनको पकड़ने के लिए पहुंचती है वहां पर उनके समर्थक इकट्ठा हो जाते हैं। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की तस्वीर देखने को मिली हो जहां पर पीटीआई के कार्यकर्ताओं की झड़प पुलिस बल के साथ हो। और आज भी पुलिस से पीटीआई कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई। गिरफ्तारी को लेकर जबरदस्त वहां पर हंगामा हुआ। देखिए पीटीआई कार्यकर्ताओं का आप देख सकते हैं किस तरह से हाथों में लाठियां लिए भी आपको ये नजर आ रहे होंगे, नारेबाजी ये लोग वहां करते नजर आए। और ये बवाल इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर थमता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जैसे कि जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे पाकिस्तान से, वो भी बता रहे थे कि आज पूरी तैयारी है पुलिस की तरफ से कि इमरान खान की गिरफ्तारी आज तोशा खाना मामले में हो सकती है। और इमरान खान ने जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है उस पर भी कुछ ही देर में सुनवाई होगी। मेरे पाकिस्तानियों, पुलिस मुझे जेल में पकड़ने के लिए आ गई है बाहर और उनका यह ख्याल है कि जब इमरान खान जेल में चला जाएगा तो कौम सो जाएगी। आपने इनको गलत साबित करना है। आपने ये साबित करना है कि ये जिंदा कौम है। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के ऊपर बनने वाली कौम है। आपने अपने हकूक के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए आपने जद्दोजहद करनी और निकलना है बाहर। देखिए, इमरान खान को अल्लाह ने सब कुछ दे चुका है। मैं आपकी ये जंग लड़ रहा हूं। मैं तो अपनी सारी जिंदगी जंग लड़ी और लड़ता रहूंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ होता है या जेल में जाता हूं या मार देते हैं तो आपने ये साबित करना है कि इमरान खान के बगैर भी ये कौम जद्दोजहद करेगी। और ये बदतरीन गुलामी इन चोरों की और ये जो एक आदमी फैसले कर रहा है इस मुल्क के, ये कभी आप कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये इमरान खान का आप वीडियो संदेश सुन रहे थे जो उन्होंने अपने समर्थकों के लिए भेजा है। और उन्होंने किस तरह से इस वीडियो में ये कहा कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गए हैं, मुझे रोकने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन समर्थकों को अपने वो यही संदेश दे रहे थे कि मैं हूं या नहीं, मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन आपको इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस गर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और पाकिस्तान की सरकार भी इमरान खान के नाटक को तूल देने में लगी हुई है ताकि वो इसी बहाने कंगाली की तस्वीर छिपा सके। लेकिन मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। शहबाज सरकार ने अपनी जनता पर टैक्स बढ़ाया, बिजली बिल बढ़ाया, पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाया और यहां तक कि खर्चों में कटौती भी कर दी। लेकिन आईएमएफ ने पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया। अब तक पाकिस्तान से आईएमएफ को कर्ज ही नहीं मिल पाया। अब परेशान पाकिस्तान अमेरिका से गुहार लगाने जा रहा है कि आईएमएफ से कर्ज दिलवा दो। क्या पाकिस्तान को लटका भटका रहा है आईएमएफ? क्या आईएमएफ ने पाकिस्तान से खेला कर दिया? अपनी जनता को बेवकूफ बनाना कोई पाकिस्तान के नेताओं से सीखे। शहबाज शरीफ के वित्त मंत्री इशाक डार अपनी जनता को पिछले कई दिनों से घन चक्कर बना रहे हैं। वहां के वित्त मंत्री सपना दिखा रहे हैं कि आईएमएफ से बस 2 दिन में डील हो जाएगी, लेकिन पिछले 15 दिनों से वो 2 दिन आ ही नहीं रहा है। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज मिलेगा भी या नहीं, खुद पाकिस्तान के वित्त मंत्री को ही नहीं पता। आईएमएफ से कर्ज के लिए डील में हो रही देरी पर अब पाकिस्तान अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि अब अमेरिका आईएमएफ से कहे कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द कर्ज दे। पाकिस्तान ने आईएमएफ से कर्ज हासिल करने के लिए क्या क्या नहीं किया। आईएमएफ को मनाने के लिए शहबाज शरीफ सिर के बल खड़े हो गए, उनकी हर कड़ी शर्तों को मान लिया, अपनी जनता पर टैक्स और महंगाई का बोझ तक बढ़ा दिया। आईएमएफ से पैसे लेने के लिए बिजली दर सब्सिडी हटा दी, पेट्रोल डीजल केरोसिन के दाम
बेतशा बढ़ा दिए। IMF को मनाने के लिए मिनी बजट लाकर जनता पर GST का बोझ बढ़ा दिया। लग्जरी सामानों पर GST बढ़ाकर 25% कर दिया। यहाँ तक कि अपनी सरकार के खर्च में भी बड़ी कटौती कर दी। इतना झुकने के बावजूद पाकिस्तान अभी तक IMF का विश्वास हासिल नहीं कर सका है। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब से ज्यादा का कर्ज हासिल करना है और इसी कोशिश में पाकिस्तान के वित्त मंत्री पिछले करीब 1 महीने से लगे हुए हैं। वो बार बार अपनी जनता को ये कहते हैं कि बस 1 या 2 दिन में IMF से एग्रीमेंट हो जाएगा। पिछले दिनों इशाक डार ने सार्वजनिक मंच से खुलासा किया था कि पाकिस्तान को IMF पर विश्वास नहीं है। शायद इसी विश्वास की कमी के चलते IMF की टीम पाकिस्तान को $1 अरब से ज्यादा का कर्ज देने में आनाकानी कर रही है। पाकिस्तान पर अविश्वास के कारण ही IMF ने पाकिस्तान के साथ डील की प्रक्रिया में बड़ा रणनीतिक बदलाव भी कर दिया है। जैसे जैसे IMF से डील में देरी हो रही है, पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर पाकिस्तान को अगले कुछ दिनों में IMF से कर्ज नहीं मिला तो पाकिस्तान का डिफॉल्ट होना 100% सच है। अमेरिका के एक बैंक ने रिपोर्ट दी है कि अगर पाकिस्तान को जल्द IMF से कर्ज नहीं मिला तो वो पुरानी कर्ज की किश्तें नहीं चुका पाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को IMF से कर्ज मिलेगा या नहीं, ये भी अभी तक साफ नहीं है। रिपोर्ट में लिखा है कि अगर पाकिस्तान को IMF से कर्ज नहीं मिल पाएगा तो ऐसी स्थिति में चीन एक बार फिर से पाकिस्तान की मदद करेगा। पाकिस्तान के वित्त मंत्री आए दिन अपने देश की जनता को उम्मीदों के पेड़ पर चढ़ा देते हैं। हर दूसरे दिन बयान देते हैं कि पाकिस्तान को IMF से बहुत जल्द कर्ज मिलने वाला है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान को IMF से हाल फिलहाल में कर्ज मिलना मुश्किल ही है। शहबाज शरीफ के लिए स्थिति तो ऐसी हो गई है कि न खुदा ही मिला और न विसाले सनम, मतलब जिस IMF के लिए उसने अपनी जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाया, उस IMF से अभी तक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली और महंगाई के कारण वोट बैंक चला गया। सो अलर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, CBD। दुनिया में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ता जा रहा है। मोदी ब्रांड पर दुनिया का भरोसा कुछ इस तरह जम गया है कि अब वैश्विक समस्याओं का हल भी दुनिया को मोदी में दिख रहा है। दुनिया को लगता है यूक्रेन वॉर का अंत भी मोदी ही करवा सकते हैं, लेकिन दुनिया में मोदी की इस वाहवाही से चीन टेंशन में लग रहा है, क्योंकि अब चीन भी भारत की तर्ज पर रूस यूक्रेन के बीच शांति के फॉर्मूले पेश कर रहा है। इसके लिए भी जिनपिंग ने बाकायदा मॉस्को का दौरा भी प्लान किया है। चीन ने भारत की वाहवाही के बाद यूक्रेन वॉर जोन को लेकर क्या योजना बनाई है और क्या होगा चीन की इस चालाकी का भविष्य, इस खास रिपोर्ट में देखिए। इस विवाद को केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। दुनिया के सबसे घातक हथियारों की टेस्टिंग लैब बनी यूक्रेन रूस वॉर। दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए सिरदर्द बनी यूक्रेन रूस वॉर। और 1 साल से ज्यादा वक्त से जारी ये रूस यूक्रेन वॉर खत्म कैसे होगी, किस फॉर्मूले से खत्म होगी, किस नेता के दखल से खत्म होगी, इसके जवाब में दुनिया के सामने सिर्फ एक चेहरा, एक नाम सामने आता है। वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, क्योंकि ये चेहरा पुतिन को भी कबूल है और बाइडेन को भी कबूल है। और यही बात अब चीन को खलने लगी है।
दुनिया भर में यूक्रेन वॉर समाधान के लिए मोदी के प्रयासों की वाहवाही शी जिनपिंग को परेशान कर रही है। इसलिए अपने पड़ोस से लेकर पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले अतिक्रमणकारी देश के तौर पर कुख्यात चीन अब भारत की तरह शांति की बात कर रहा है। जिनपिंग की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरह दुनिया में शांति दूत के तौर पर नाम कमाने की है और इसके लिए चीन एक हफ्ते के अंदर बहुत बड़ा ड्रामा करने जा रहा है। अब चीन की ओर से रूस यूक्रेन वॉर खत्म करवाने की पहल की जा रही है। इसके लिए अगले हफ्ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को का दौरा करेंगे। रूस यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद ये जिनपिंग का पहला मॉस्को दौरा होगा। इस दौरान जिनपिंग पुतिन से यूक्रेन वॉर पर चर्चा करेंगे। वहीं शी जिनपिंग यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ ऑनलाइन वार्ता भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर दुनिया भर में बदनाम चीन शांति दूत की छवि बनाने में जुटा हुआ है। रूस तो चाहेगा कि कंप्रोमाइज हो जाए, सीज फायर हो जाए, लेकिन क्या पश्चिमी देश और अमेरिका इस बात पे राजी होंगे? मुझे नहीं लगता। ये जंग शुरू तो जरूर रशिया ने की है, इसको खत्म वो लोग आसानी से नहीं होने देंगे। लेकिन जिस चीन पर अमेरिका और सहयोगी देश रूस को हथियार सप्लाई करने का शक जाहिर कर रहे हैं, आखिरकार वो क्यों इस शांति पाठ का नाटक कर रहा है और चीन के इस शांति पाठ का भारत से कैसे कनेक्शन जुड़ा, अब आप विस्तार से समझिए। समरकंद से लेकर दिल्ली तक सारी दुनिया के सामने चीन की मौजूदगी में भारत इस वॉर के समाधान के लिए बड़े प्रयास कर चुका है। समरकंद में G20 समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे कह दिया था कि वॉर का समाधान बातचीत से होना चाहिए। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। इसके बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान, जिसमें अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री भी शामिल थे, संदेश दिया था कि गांधी और बुद्ध की धरती से शांति का संदेश लेकर जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में इसी दिन फिर से दोहराया था कि भारत रूस यूक्रेन वॉर में समाधान के लिए किसी भी प्रयास में मदद करने के लिए तैयार है। यूक्रेन संघर्ष के शुरुआत से ही भारत ने यह स्पष्ट किया है कि इस विवाद को केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही सुलझाया जा सकता है और भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। समरकंद से लेकर दिल्ली तक मोदी के इन प्रयासों का अमेरिका और रूस दोनों ने स्वागत किया था और दुनिया में शांति लाने का प्रयास करने वाले देश के तौर पर भारत की छवि और मजबूत हुई थी। आप सुनिए इन प्रयासों की रूस के विदेश मंत्री ने किस तरह सराहना की। I think he presented balanced and responsible position of the country as the president of the G20, and in this address he was not just speaking about some isolated individual situation because the West is trying to divide the geopolitical picture into individual episodes, but in the address by Mr. Modi, जाहिर सी बात है भारत की एक ख्याति चीन को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई होगी, इसलिए अब चीन भी खुद को शांति दूत साबित करना चाहता है। लेकिन चीन के इन प्रयासों के पीछे एक और डर छिपा है, वो डर है यूक्रेन जैसा वॉर जोन ताइवान में तैयार ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश ताइवान को हथियारों की मदद देकर मजबूत कर रहे हैं और चीन अगर अपने इरादों के मुताबिक ताइवान पर हमला करता है तो वो भी रूस की तरह युद्ध में फंसकर तबाह हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी देश ताइवान को भी हथियारों से लैस करके चीन को युद्ध में फंसा दे। यही वजह है चीन की तरफ से बार बार ये सफाई भी दी जा रही है कि वो यूक्रेन वॉर में किसी भी देश को हथियारों की सप्लाई नहीं कर रहा है। इसी के साथ साथ चीन विवाद को भड़काने के पीछे पश्चिमी देशों पर भी निशाना साध रहा है। चीन के विदेश मंत्री के इस बयान को जरा ध्यान से सुनिए। 劝和促谈的努力一直遭到破坏，似乎有只看不见的手在推动冲突延宕升级，借乌克兰危机达到某种地缘政治意图。 ये बयान चीन का अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों पर अविश्वास दिखाता है और कुछ ऐसा ही अविश्वास अमेरिका भी चीन के ऊपर करता है।
लेकिन ये भी सच है, सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौते में चीन ने बड़ी भूमिका निभाकर बड़ी सफलता हासिल की है और अमेरिका को एक बड़ा झटका भी दिया है। लेकिन रूस यूक्रेन के बीच चीन ऐसा कोई रोल प्ले कर पाएगा, इसकी उम्मीद कम है। इस समय जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है उसमें इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। अमेरिका भी चाहता है कि भारत उसके साथ बना रहे, दूसरी तरफ रशिया भी चाहता है कि उसके साथ उसके संबंध बने रहें, और फिर यह है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनका भी भारत एक बड़ा लीडर है। कुल मिलाकर जिनपिंग मोदी की राह पर चलकर शांति दूत बनना तो चाहते हैं, लेकिन दुनिया को चीन का असली चरित्र पता है। ऐसे में चीन कितने भी चेहरे बदले, उस पर भरोसा करना दुनिया के लिए बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली और चीन, पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देशों के माथे पर शिकन बढ़ाने वाली खबर। भारत में ही बनाई गई दुनिया की सबसे घातक राइफल्स में शुमार AK-203 अब भारतीय सैनिकों के हाथों में होंगी। भारतीय सेना को भारत में बनी पहली खेप मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारतीय सेना की योजना आधुनिक AK-203 राइफलों से इंसास राइफलों को रिप्लेस करने की है। आधुनिक AK-203 राइफल हाथ में आने के बाद भारतीय सैनिकों को जोश उनका बढ़ रहा है, उनका जोश हाई है और भारत के दुश्मनों के हौसले पस्त हो गए हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दुनिया की सबसे घातक राइफल में शुमार AK-203 का स्वदेशी अवतार न केवल आतंकवादियों और नक्सलियों के दिल में दहशत पैदा करेगा, बल्कि चीन और पाकिस्तान के सैनिकों के अंदर भी दहशत बढ़ चुकी होगी। क्योंकि जो सुपर एक्सक्लूसिव खबर जी न्यूज आपको देने वाला है वो देश के सभी दुश्मनों के दिल की धड़कन बढ़ा देगी। क्योंकि अब भारतीय सेना को भारत में बनी AK-203 राइफलों की पहली खेप मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी 1 मिनट में दुश्मन पर 600 से ज्यादा गोली दागने की क्षमता रखने वाली राइफल भारतीय सैनिकों के हाथ में होगी। और सबसे ज्यादा गर्व की बात यह है कि ये AK-203 राइफल भारत ने किसी दूसरे देश से नहीं मंगवाई है, ये भारत में ही तैयार हुई। भारतीय सैनिकों को स्टैंडर्ड इशू वेपन यानी मुख्य राइफल के तौर पर दुनिया की सबसे अच्छी असॉल्ट राइफल मिलना शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी के पास इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री में बनी 5000 AK-203 राइफलों को भारतीय सेना को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन राइफलों को सबसे पहले उत्तरी सीमा पर अग्रिम मोर्चों पर तैनात सैनिकों को दिया जाएगा। भारतीय सैनिक अभी स्टैंडर्ड इशू वेपन के तौर पर इंसास राइफल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे बदला जाना है। अब धीरे धीरे AK-203 राइफल इंसास की जगह ले लेगी। भारत ने रूस के साथ 2018 में देश में ही इस सीरीज की सबसे आधुनिक AK-203 राइफलों के साझा उत्पादन का समझौता किया था, जिसके तहत 6 लाख से ज्यादा राइफलें बनाई जाएंगी, जिन्हें सेना के अलावा वायुसेना और नौसेना को भी दिया जाएगा। चलिए अब हम आपको AK-203 की उस ताकत के बारे में बताते हैं जो इसे दुनिया की सबसे घातक राइफलों में शुमार करती है। AK-203 राइफल में एक बार में 30 गोलियों की मैगजीन लगाई जा सकती है, जिसे 50 राउंड की मैगजीन में भी बदला जा सकता है। इसकी रेंज 400 से 800 मीटर तक होती है और इसमें जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह की साइट्स लगाई जा सकती हैं। चलिए अब आप सीधे AK-203 के विशेषज्ञों के जरिए समझिए क्यों इसे भारतीय सैनिकों के लिए सबसे शानदार हथियार माना जा रहा है। जी मीडिया ने खुद क्लाशनिकोव कंपनी जाकर AK-203 के इंस्ट्रक्टर से इसकी एक एक जानकारी हासिल की थी और आज हम आपको मेड इन अमेठी AK-203 की ताकत के बारे में सीधे मॉस्को से जानकारी देंगे। Can you explain what is the difference between earlier models and this? Okay. This model in stock has the main, it has dust cover with grated Picatinny rail, and you can use it to put any type of sights and use it using, for example, like this red dot sight, or combination red dot sight with magnifier. So it will enhance shooting capability, targeting capability. This is like a like this will convert like a telescopic rifle. You can fix here sights.
Night sights also. Also, night sights, how many thermal sights you can mount here? Sorry? How many sights you can mount here? It depends on the weight of it. I don't remember max, but it's about 600 grams. How can you can dismantle it? It's the only difference. We also have folding buttstock, telescopic buttstock with 4 positions. We also have four grip with integrated Picatinny rails, and we have pistol grip, another 4. So for the assembling, it's just like other AK series rifles. It's like the like other Kalashnikov. Yes, like legendary AK-47. It's all main. Okay. अब तक हमने आपको दिखाया कि किस तरह AK-203 को पूरी तरह डिसमेंटल करके फिर से जोड़ा जा सकता है। इस खतरनाक हथियार का मेंटेनेंस बहुत आसान है। ये सुविधाएं AK-203 को युद्ध क्षेत्र में और कारगर बनाती हैं। अब हम आपको AK-203 की कुछ और खासियतें दिखाते हैं। वजन में बेहद हल्की AK-203 से 1 मिनट में 600 गोलियां चलाई जा सकती हैं और AK सीरीज की दूसरी राइफलों की तरह इसमें भी सुविधा होती है कि गोलियों को एक एक करके फायर किया जाए या फिर एक साथ दुश्मनों पर गोलियों की बौछार कर दी जाए। अब हम आपको जो बता रहे हैं उसका लाइव डेमो दिखाते हैं कि इस राइफल को चलाना कितना आसान होता है और इसका निशाना कितना अचूक होता है। AK-203 की ताकत के बाद अब हम आपको समझाते हैं कि किस तरह भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के लिए AK-203 गेम चेंजर साबित होगी। भारतीय सेना को अपने सैनिकों के मुख्य हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने वाली इंसास राइफलों को बदलना है। 5.56 कैलिबर की स्वदेशी इंसास राइफलें 1990 के दशक में सेना को मिलनी शुरू हुई थीं और तब से ये भारतीय सैनिकों का मुख्य हथियार है। इसका कैलिबर छोटा है, साथ ही इसमें एक बार में केवल 20 राउंड गोलियों की मैगजीन लगाई जा सकती है, जबकि AK-203 में 30 से 50 राउंड की मैगजीन लग सकती है। इंसास में एक बार ट्रिगर दबाने के बाद एक साथ गोलियों की बौछार करने यानी ब्रस्ट फायर करने की सुविधा नहीं है, जबकि AK-203 से दोनों ही तरह का फायर किया जा सकता है। ब्रस्ट फायर की जरूरत खास तौर पर आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान होती है। रूसी कलाशनिकोव सीरीज की राइफलें भारतीय सुरक्षा बल लंबे अरसे से इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन AK-203 हाथ में आने के बाद हर सैनिक का कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा। भारत और रूस के साझा उद्यम से लगी इस फैक्ट्री में भविष्य में ऐसी राइफलें बनाए जाने की भी योजना है जिन्हें निर्यात किया जा सके। खासतौर पर पूरी दुनिया में शिकार के लिए प्रसिद्ध साइगा सेमी ऑटोमेटिक राइफलों और स्नाइपर राइफलों के उत्पादन और निर्यात पर विचार किया जा रहा है। इन राइफलों को उन देशों को निर्यात किया जाएगा जो राजनीतिक कारणों से सीधे रूस से हथियार नहीं खरीदना चाहते। इससे पहले भारत और रूस ने साझा उद्योग के रूप में ब्रह्मोस का उत्पादन शुरू किया था, जिसे अब दूसरे देशों को निर्यात किया जाना शुरू हो चुका है। दोनों देश AK-203 के उत्पादन को भी उसी तर्ज पर विकसित करना चाहते हैं। पहले AK-203 भारतीय सुरक्षा बलों की जरूरतों को पूरा करेगी और इसके बाद दुनिया भर में इसका निर्यात भी किया जाएगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया।